तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बात तय करती है तो उन्हें इससे रेफ्रेन करना चाहिए, इससे अपने आप को परहेज करना चाहिए। और अभी जो उत्तराखंड का यूसीसी मंजूर हुआ है उसको भी अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी को परेशान करती हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ यूसीसी का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच इख्तियार किया गया होगा, बहुत फ़ायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मजहब के खिलाफ होती है और उसमें ऐसे प्रोविजन डाले जाते हैं जो मजहब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है हम इसको चैलेंज करेंगे और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। बहुत जल्द हम उसको चैलेंज करेंगे। तीसरी बात हमारे रेजोल्यूशन में औकाफ से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंडाउमेंट है, मुस्लिम इंडाउमेंट है, वो उसके लिए पार्टीशन से पहले ही एक कानून मंजूर हो गया था और पार्टीशन के बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और फाइनली 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ, कानून मंजूर हुआ, वो आज वक्फ एक्ट 2013 कहलाता है। वक्फ एक्ट जो है वो जितने ऐसे इंडाउमेंट है जो बहुत सारे बुजुर्गों ने हमारे ऐसी लैंड या कोई भी चीज़, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ग्रेवयार्ड हो या और कोई चैरिटी के लिए किए गए जो काम है, स्पेशली स्पेसिफिक तौर पर कुछ खास चैरिटी के लिए लोगों ने ऐसे इंडाउमेंट बनाए हैं। ऐसे इंडाउमेंट को प्रोटेक्शन हासिल है वक्फ एक्ट से। तो हम ये महसूस करते हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी कि वक्फ एक्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। वक्फ की का जो नेचर है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसी पर्पस से उसकी आमदनी को खर्च होना चाहिए। लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे देश में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हुआ है। बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने इंक्रोच किया है और बहुत सारी जगह पे प्राइवेटली लोगों ने इंक्रोच किया है। तो हमारा कहना ये कि जहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस मौजूद हैं, ऐसे ही जगहों पर जो इस वक्त में जो रेट चल रहा है, मार्केट रेट, उसके हिसाब से उसका किराया या उसकी जो है पेमेंट होना चाहिए, ताकि जिस पर्पस के लिए वो वक्फ बनाया गया था उसका बेनिफिट उन लोगों को मिले जिनके लिए वो बनाया गया है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट में अगर कोई तरमीम लाने की या ख़त्म करने की, कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जाएगी वक्फ की स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए, तो इट विल नॉट बी प्रॉपर, और ये जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह से इसमें वक्फ बोर्ड है, वक्फ सर्वे है, वक्फ ट्राइब्यूनल है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए और उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की जाती। कोई भी वक्फ एक्ट को ख़त्म करने की कोई कोशिश होगी तो इट विल बी हाईली डिप्लोरेबल। इसके साथ साथ हमने जो वक्फ के मुतवल्ली हजरात हैं, जो वक्फ के कस्टोडियन हैं या जो लोग वक्फ के मैनेजमेंट को देखते हैं, उनसे भी ये बात कही है कि वो वक्फ की जायदादों पे नाजायज तरीके से बेनिफिट हासिल न करें। जिस काम के लिए वक्फ बनाया गया उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में बाबरी मस्जिद से पहले 1991 में, बाबरी मस्जिद के रिवॉल्यूशन से पहले एक कानून बना था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के नाम से, और लोगों ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद विल बी द लास्ट डिस्प्यूट इन इंडिया ऑन रिलीजियस प्लेस। ये हम महसूस कर रहे थे कि इसमें यही बात कही गई थी पार्लियामेंट में कानून बनाते वक्त में, वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट वर्शिप प्लेसेस के बारे में अब नहीं पैदा होगा। हमने चैन की सांस ली थी, ठीक है। बावजूद का जो फैसला था, हम समझते हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उस फैसले को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट रिसोर्ट है, उसके बाद वहां से जो फैसला हो जाएगा वो फाइनल फैसला होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ तौर पे कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। बाबरी मस्जिद वहाँ पे यानी जो मंदिर के जो आसार मिले वो 400 साल पहले के हैं। मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी गई वो गलत था, असंवैधानिक था, मस्जिद का डिमोलिशन असंवैधानिक था। ये सब बातें कहने के बाद फैसला हमारे खिलाफ गया है। ये बात अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रही है कि जो क्लेम था कि ये मंदिर किसी मस्जिद को तोड़ के बनाई गई,
कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। ये क्लेम था कि मूर्तियां प्रकट हुई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। फिर कोर्ट ने जो है बाबरी मस्जिद की शहादत को, डिमोलिशन को गलत करार दिया गया, संवैधानिक करार दिया गया, शेमफुल एक्ट करार दिया गया। उसके बाद भी वो जमीन उन लोगों को दे दी गई जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन अब हमने ये सोचा था कि अब ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं पैदा होता। लेकिन हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद नए नए डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। वाराणसी का ज्ञान बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट आपके सामने है। हम बार बार दुहाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की बुनियाद पर इसे इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट के अंदर मथुरा की शाही ईदगाह का इशू आ रहा है, गौशाला का इशू आ रहा है, और भी कई मस्जिदों के इशू खड़े किए गए हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं बार बार कि वर्शिप, और आपको ये बात ही हम बता देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वर्शिप प्लेसेस एक्ट का तस्करा किया था और ये कहा था कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की मौजूदगी के बाद में अब हम समझते हैं कि कोई नया डिस्प्यूट इस मुल्क में पैदा नहीं होगा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों को दरकिरार कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लेटर स्पीड में नाफिज करे। यही काम सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करें। इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो न्यूट्रल जोन है उसमें पहले सुनहरी मस्जिद को ट्रैफिक का बहाना बनाकर तोड़ने की कोशिश की गई, कोर्ट ने इंटरवीन किया, वो उस पे स्टे आ गया। इसी तरह 6 और मस्जिदें हैं। तो ये चीजें लगातार होती जा रही है। हालांकि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स में आती है वो जगह, तो हेरिटेज बिल्डिंग को भी डिस्टर्ब करना जो है वो हमारी जो तारीखी विरासत है उसको तोड़ने की कोशिश है। एक और बात हम ये कहना चाहते हैं, ये आज हमारे रेजोल्यूशन में बात कही गई है कि ये जो नया हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 का, उससे ये मैसेज तो बहुत क्लियर है कि हमारे मतदाताओं ने ये जो नफरत और घृणा की फिजा पैदा की जा रही थी मुल्क में, उसके खिलाफ वोट दिया है, उसको पसंद नहीं किया है। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी में आकर उसको फिर इंडिया के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी जो मॉब लिंचिंग के वाकयात थे वो खत्म नहीं हो रहे, और कई अभी तक की 11-12 प्लेसेस के ऊपर में पार्लियामेंट का रिजल्ट आने के बाद 11-12 प्लेसेस के ऊपर में मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे। मॉब लिंचिंग जो है एक ऐसा बार्बरिक एक्ट है जो रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देता है। हमारे देश में कानून है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया, तो उसकी सजा देने का इख्तियार आदमी को नहीं है, उसकी सजा देने का इख्तियार कोर्ट को है, उसकी सजा देने उसको उस पर कार्रवाई करने का इख्तियार पुलिस को। लेकिन अगर हम मॉब लिंचिंग को इनकरेज करेंगे तो फिर ये मसला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा, और अब शुरू हो गया है। जितने कमजोर लोग हैं, जितने सप्रेस क्लासेस के लोग हैं, उन सब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। हम समझते हैं कि मॉब लिंचिंग जो है उससे न सिर्फ ये कि रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, कानून की हुक्मरानी खत्म हो रही है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे देश की छवि बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तो मॉब लिंचिंग के इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट जहां ये काम हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए, और उनके खिलाफ जितने लोग कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि ये चीज कहीं और रिपीट ना हो पाए। फिर हम ये बात कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इशू इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है, वो इशू है फलस्तीन का इशू। फलस्तीन के इशू पे हमारे बोर्ड का स्टैंड, हमारे कंट्री का जो स्टैंड है बहुत पहले से बहुत क्लियर है। गांधी जी पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा था, जिस तरह बरतानिया ब्रिटिशर्स के लिए है, उसी तरह फलस्तीन फलस्तीनियों के लिए। और उस वक्त से भी आप जानते हैं 92 तक के हमने इसराइल को अपना दूतावास कायम नहीं करने दिया था। लेकिन दूतावास कायम हुआ, पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, अब हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो गए इसराइल से। लेकिन अभी भी हमारे देश का पॉइंट, हमारे देश का जो वो है, इस पे स्टैंड है, वो यही है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम फलस्तीन के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं और इसराइल को भी हम अब मंजूर करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसराइल ऑक्युपेंट है, इसराइल ने नाजायज तरीके से कब्जा किया है, इसराइल ने वहां से लोगों को धकेला है,
और जो लोग असल ऑक्यूपेंट थे, जो असल वहां के रहने वाले थे, उनको धकेलते धकेलते वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर महदूद कर दिया, तो छोटे नेट थे। अब वहां भी पिछले 7 अक्टूबर से जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, आप जानते हैं हजारों लोग, हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चों को शहीद हो रहे हैं, घर तोड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग खत्म हो गई है, जमीन पे पड़े गए, वहां भी उनको एड नहीं पहुंचने दी जा रही है, वहां भी वो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया के बड़े देश, अमेरिका, ब्रिटानिया और भी यूरोपियन कंट्रीज जो है इस जुर्म में, इस घिनौने जुर्म के अंदर उनके साझी बने हुए, उनका साथ दे रहे हैं। बोर्ड ने इस पर भी बहुत ही तशवीश का इजहार किया है, हाईली डिप्लोर किया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी इसकी घृणा कर रहे हैं, वो भी इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। और फिर बोर्ड ने इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है कि दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में और खुद भारत के अंदर हमारे छात्राओं ने, छात्राओं ने और नौजवानों ने बड़ी मात्रा में यानी बाहर निकलकर जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, फलस्तीनियों के साथ में सॉलिडारिटी शो की है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने देश से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, हम जो उनको हथियार या दूसरी चीजें सप्लाई कर रहे हैं उसको फौरी बंद किया जाए। इसराइल से कहा जाए कि वो सीज फायर करे, फौरी तौर पर गजा से वैकेट करे, वेस्ट बैंक में जो नाजायज कब्जे किए उससे वैकेट करे, और यूनाइटेड नेशन के जितने रेजोल्यूशंस हैं उसको लेटर स्पीड में माने और फौरी तौर पे सीज फायर करे और हमारे देश को इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए। जैसा कि हमने यूक्रेन और रशिया की जंग में इंटरवीन करके रोकने की कोशिश की थी, उसी तरह हमको आगे बढ़कर इसराइल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसराइल नहीं बात मानता है तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सिलसिले में हमको गौर करना चाहिए। यही आज के रेजोल्यूशंस हमारे 6 बड़े रेजोल्यूशन थे जो हमने मंजूर किए हैं। अगर आपको इस पर कोई सवाल करना हो तो हमारे हमारी दो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आपके सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। साहब, आपने ये कहा विरोधी है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी महिलाएं होती हैं उनका विवाद हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो उनकी कम से कम गुजारे के लिए, कि वो कमाती नहीं है, हाउसवाइफ होती है, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये महिला विरोधी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसको आप लोग रिवर्ट कराने की कोशिश करेंगे? स्पष्ट कर दी शुरू में ही डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने, और आप लोगों को वो पॉइंट नोट करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि ये एंटी वुमन है, इसलिए कि अगर जो हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं। और वो ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग, जिनका जीना हराम हुआ है, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी शक्ल में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगी। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन वो औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके, 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं, उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगूं। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है।
औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। मेरा सवाल ये है ऐसे देश में रहते हैं हम जहाँ अपना संविधान है या शरीयत तो लागू नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ महिलाएं वोट जाती है और जाती रही है, सियासी के बाद से देखते हैं, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए? इसमें आपको क्या मतलब गलत नजर आता है? नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें औरत के इंटरेस्ट में तो नहीं है ये चीज, और ये तो इज्जत ही नहीं है औरत की कि वो डिवोर्स दिए हुए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे। इसके बाद आप कह रहे हैं कि चाबानो केस के बाद जो एक्ट बना था उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग्स सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है, फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस लेती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारी। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स दे करके उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि उसमें गलती 90% औरत की भी रही हो। मैं ये नहीं कहती कि औरत की होती है, आप एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबल हो। क्या लगता है कि भारत का संविधान रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तलाक भारत में बढ़ते जा रहे हैं और हर कम्युनिटी में मोस्टली हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कोर्ट का जो रवैया है, क्योंकि कोर्ट काफी डिले कर देता है, प्रोसीडिंग 10 साल 20 साल चल जाती है और एंड ऑफ द डे में वो दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं, तो उसमें आपका सवाल सुन लिया मैंने। देखिए, असल में ये जो बात आप कहते हैं ये बात डाटा से भी सपोर्ट होनी चाहिए। ये जो बात आमतौर पे समाज में फैली भी है कि मुसलमानों में डाइवर्स बहुत होता है। नहीं, एक मिनट, और मुसलमानों के यहाँ 3 तलाक हो जाती है। आप डाटा देंगे, और ये बात तो सही है कि जो डिले होता है वो कोर्ट के अंदर वो एक रीजन है इसका कि भाई लोग समझते हैं कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, असल में हमारे पास एक प्रोविजन और भी है जो मुस्लिम मसला बोर्ड ने भी कर रखा है और इमारत शरिया ने कर रखा है, वो है दारुल क़ज़ा का निज़ाम। आप जानते हैं कि हमारे देश में एडीआर का कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई आप एडजस्टेंट तरीके से और कहीं अपना करवा लीजिए मसला। तो दारुल क़ज़ा जो है वो बहुत ही कम वक्त में शरीयत के मुताबिक फैसला देने की एक बॉडी है, और हमारे यहाँ से अभी तक हजारों फैसले हुए हैं जिसमें दोनों फरीक, ऐसा नहीं हुआ कि एक ने इसको माना और एक ने नहीं माना, दोनों फरीक, दोनों लोगों ने उस फैसलों को मान लिया, तस्लीम कर लिया और जिंदगी गुजार। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर में, उसको भी अगर हमको कम करना है तो उन्हें दारुल क़ज़ा तरफ आना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। हमारा मानना तो ये है कि वो पूरा इसराइल जो है ऑक्युपायर है, वो पूरी जमीन पे उसने नाजायज कब्जा किया है। आप जानते हैं, आपके पास पूरी हिस्ट्री है, 19 बालफोर्ड अकॉर्ड को देखिए, 1948 को देखिए, सब चीजें आपके सामने है। हम नहीं मानते इस बात को। मसला ये कि जब देश ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो हम उस देश को याद दिलाना चाहते हैं कि अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो आगे की रणनीति तय करें। रिफॉर्म के लिए बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लेडीज की भी और जेंट्स की भी कमिटीज फुल बनी हुई है सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम इस्लाह माशरा कमेटी है। उसके लिए हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, बल्कि शाहबानो केस से भी बहुत पहले से 1972 में जब बोर्ड बना था तब से लेकर अब तक हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके रीजन को लेकर, उस रीजन को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही नहीं कि मुस्लिम समाज में ये ज्यादा है, जैसे कि अभी डॉक्टर इलियास ने कहा। होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, ताजिए जब निकलते थे तो किसी को पेड़ काटे जाते थे और वायर्स भी काटी जाती थी, और आज ये सब हो रहा है किसी को पता तक नहीं चलता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? असल में पहली बात तो ये कि मुस्लिम मसला बोर्ड का जो पेरिफेरी है, मतलब उसमें ये चीज़ नहीं आती, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ उसे कि ये जो बात हमारे योगी साहब कहते हैं
बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कावड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जो ये समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़ कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। लेकिन जो समझते हैं कि इस देश को आगे चलना है भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में, शांति के साथ में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे देश में धर्म जो है कभी भी डिस्प्यूट का वजह नहीं बनी। सदियों से हम लोग साथ रहे हैं, लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक खास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज्यादा नुकसान तो वही हुआ है ना उनको। जो उत्तराखंड का यूसीसी है, उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो फैमिलीज को बनाने के लिए नहीं बनाया गया, फैमिलीज को तोड़ने के लिए बनाया गया है। उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो सब ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं। किसी भी एस्पेक्ट से आप उसको देख लें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाते हैं और देखते हैं कि कानून का काम क्या होता है। कानून का काम पीस क्रिएट करना है, एसेंस। तो क्या उस कानून से पीस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? आप उसका पहला पेज पढ़ना और मुझे जवाब दे दीजिए, सिर्फ पहला पेज। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये कानून न सिर्फ ये कि उसको मुसलमान अपोज करेंगे, मेरा ख्याल है उसको हर एक इंडिविजुअल को अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 हर्फ पर है। यूनिफॉर्म है, सिविल और कोड है। अब इस पर थोड़ी बात होगी तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। अब सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही है अगर आप लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, मजेदार बात यह है कि लोगों ने आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है। लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों के लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें यह पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। सबको ये बात पता है, तो वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे जिस तरह से दूसरे लोग मुखालफत करें। 26 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था, यहीं पर बैठ के। और आदिवासी लोग भी थे उसमें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात जो हमारे फैसल साहब ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ लॉ के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से कही थी, एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, एक कानून कहाँ है? आप सीआरपीसी को देख लीजिए, आईपीसी को देख लीजिए, उसमें कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। खुद हिंदू कोड को उठाकर देख लीजिए, उसमें कई एग्जम्पशंस दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है और यूनिफॉर्मिटी हो नहीं सकती। इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी जातें हैं, इतने कल्चर है, इतने शेड्स ऑफ कल्चर हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। डाइवर्सिटी रहेगी, डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रिवेल करते हैं। आप जब भी हमारे यहाँ लोगों ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कहनी शुरू की तो उसको किसने अपोज किया? सबसे ज्यादा अपोजिशन साउथ से आता है। तो जब भी आप कोई चीज इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यही होगा। हमारे एक और मौजूद साथी आ गए हैं, कमाल फारूकी साहब, जो बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे डिप्टी स्पोक्स पर्सन भी हैं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि जो यूसीसी की जो बात की जाती है वो एक पर्टिकुलर जो है रिलीजियस ग्रुप को छेड़ने के लिए की जाती है। देश के अंदर जो असमानता है वेल्थ के अंदर, उसको ठीक किया जाएगा, वेजेस को ठीक किया जाएगा। ये सब बातें जो आम आदमी से जिनका ताल्लुक है उन पर कोई बात होती नहीं है। आर्टिकल 44 पर ही बात होती है। तो आर्टिकल 44 जो है वो, उसके बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, वो फंडामेंटल राइट है।